नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 3 के अंतर्गत प्राचीन विश्व को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे आप लोग प्राचीन विश्व, चूँकि हम लोग विश्व इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं, अभी आपको लग रहा होगा कि प्राचीन विश्व कहाँ से आ गया, क्योंकि इस विश्व के इतिहास में पढ़ने के लिए हमें पुनर्जागरण में जाना पड़ेगा, प्रबोधन काल में जाना होगा, जो कि 18वीं शताब्दी के आसपास से आपका रियल सिलेबस शुरू होता है। लेकिन पिछले क्लास में मैंने आप लोग बताया हुआ था लेक्चर नंबर 2 में कि किस तरीके से हमें स्टडी करना है। हमारा जो स्टडी करने का जो अप्रोच होगा बिल्कुल ही एक ऑनर्स लेवल तक जाना होगा। सारे ही चीज़ों की एक गहरी समझ यहाँ पे होनी चाहिए। और ये जो विश्व का जो इतिहास है, सिर्फ और सिर्फ इसे आप इसे विश्व के इतिहास ना समझिए, बल्कि इसका जो बेनिफिट है बाकी अन्य सब्जेक्ट को जब आप स्टडी करेंगे तो भी ये पूरी तरीके से आपके लिए वर्थ होगा। अगर आप भारत का इतिहास ही पढ़ेंगे, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और विश्व के इतिहास को अगर आपको शुरू से अगर प्राचीन विश्व से थोड़ा बहुत भी आइडिया नहीं हो तो वहाँ आपको समस्या होगी। इसीलिए ठीक है, बोला जाता है कि कोई काम को अधूरा करने से अच्छा है कि आप उसे शुरू से ही थोड़ा समय लगे वहीं से शुरू कीजिए, ताकि आपका जो बेस है मजबूत हो पाए। आप लोगों ने ठीक है वो घड़ा वाला एग्जाम्पल अगर सुना होगा कि अगर घड़ा की पेंदी अगर फूटी हुई हो तो उसमें पानी कितना भी डालेंगे उस पे ठीक है कभी भर नहीं पाएगा। तो यही प्रक्रिया है, उस पेंदी को क्या करना पड़ेगा, ठीक है, रोकना पड़ेगा। और यही जो है प्राचीन विश्व है, मध्यकालीन विश्व है, ये उस पेंदी को भरने का काम करेगा, जिससे कि मैं जो भी इनपुट डालूंगा आपके मस्तिष्क में बिल्कुल ही एक मूवी की तरह छप जाएगा। और ये सब मैंने करवा दिया है पिछले क्लास में। पूरा का पूरा जो सिलेबस है डिटेल्स एनालिसिस के साथ मैंने कंप्लीट करवाया है। और मैंने एक पूरा का पूरा आने वाले जो भी 1.5 महीना का जो समय है, लगभग 40-50 दिन वर्ल्ड हिस्ट्री ख़त्म होने में लग जाएंगे। तो पूरा एक रोड मैप मैंने तैयार कर दिया है कि हमें कहाँ-कहाँ ठीक है किस तरीके से पढ़ाई करना है। बिल्कुल ही देखिए कोरिलेटिव स्टडी करना है, क्योंकि वर्तमान में जिस तरीके से प्रश्नों को पूछा जा रहा है, आप रट के या फिर थोड़ा बहुत समझ के आप उन प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। पिछले क्लास में मैंने बहुत सारे ऐसे प्रश्नों को ठीक है एग्जाम्पल के रूप में दिया ही था। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आपको एक एनालिसिस की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा कि किसी चीज़ को आप कितना पढ़ रहे हैं और इस चीज़ को आप कितना समझ रहे हैं, उस चीज़ को आप कितना अदर सब्जेक्ट के साथ, अदर समय के साथ को रिलेट कर पा रहे हैं। ये इस प्राचीन जो विश्व की यहाँ पे सबसे बड़ी खासियत होगी। और सिर्फ प्राचीन विश्व नहीं बल्कि विश्व के इतिहास की सबसे बड़ी खासियत होगी। तो अभी से आप लोग कोशिश कीजिए कि जितना भी सिलेबस मैंने करवा दिया है पिछले क्लास, जिस पैटर्न में कराया है, एक एक टॉपिक को मैं उसी पैटर्न पे लेके चलूँगा और उसको बिल्कुल मेमोराइज कीजिए। देखिए बार बार कि कब से यहाँ पे हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। तो उसमें पहला ही टॉपिक था यहाँ पे प्राचीन विश्व, जो कि आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं। अब इस प्राचीन विश्व को लेकर देखिए, मैं यही मानता हूँ कि आप लोग बिल्कुल जीरो है, कुछ नहीं आपको आइडिया है। और यही मैं चाहता हूँ, अगर कुछ भी आइडिया नहीं होगा या आइडिया होगा भी डजेंट मैटर, तो मैं अपनी चीज़ों के माध्यम से आपके मस्तिष्क में एक एक करके लेयर बाय लेयर करके डालते चलूँगा। बिल्कुल वर्ल्ड हिस्ट्री आपके लिए क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और सिर्फ वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं, बल्कि भारत का जितना भी इतिहास है, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, सबका सब यहाँ पे आपके लिए क्लियर हो जाएगा। और इसमें जो काफ़ी इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले करेगा मैप। देखिए मैप की क्लासेस मैंने इसके पैरेलल जानबूझ के शुरू किया है कि जिस स्टूडेंट को थोड़ा बहुत भी मैप में डाउट होगा, क्योंकि इसको पढ़ने के लिए आपको मैप का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन महाद्वीप कहाँ है, कौन कौन देश कहाँ है। अगर इस मैप को आप समझ लेंगे तो आपके लिए जो आगे पढ़ने की जो प्रक्रिया है और आसान हो जाएगी। और जब आप इतने बड़ी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं मान के चल रहा हूँ कि वर्ल्ड हिस्ट्री और मैप का देखिए जो बेसिक जो आइडिया है आपको क्लियर होना चाहिए। तो आप नीचे ठीक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप वर्ल्ड ज्योग्राफी की या फिर वर्ल्ड मैप जो है पूरा पूरा वहाँ से आप देखिए, ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगते रहे। अब देखिए इस प्राचीन विश्व को समझने के लिए पूरा पूरा मैंने इसे 4 भागों में बांट दिया है। पहले बात करेंगे हम लोग मानव सभ्यता का विकास, किस प्रकार से मानव सभ्यता का विकास हुआ। उस समय बहुत सारी सभ्यताओं का नाम सुने होंगे, जैसे कि मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, चीन की सभ्यता। उसी तरीके से आप आएंगे लैटिन अमेरिका के देशों की तरफ,
तो यहाँ पे आपको माया सभ्यता मिल जाएगा। चीन की तरफ जाएंगे तो चीनी सभ्यता मिल जाएगा। इन सभ्यताओं को पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद से दूसरे पोर्शन में आएगा यहाँ पे यूरोप में कृषि व्यवस्था, क्योंकि किसी भी सिविलाइजेशन में, खास करके जो प्राथमिक जो सिविलाइजेशन है, प्राथमिक जो चरण है, इसमें कृषि का सबसे इम्पोर्टेंट रोल था। उस समय कृषि कैसे किया जाता था ये भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद से वाणिज्य, व्यापार, नगर मूर्तियाँ, इनको भी हम लोग देख लेंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि जैसे जैसे यहाँ पे कृषि हुआ, अधिशेष बचना शुरू हुआ, तो धीरे धीरे नगरों को भी प्रोत्साहन मिलने लगा। क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ आगे आप तभी बढ़ पाएंगे जब आपको सरप्लस मिलेगा। सरप्लस अगर नहीं मिलेगा आपको तो फिर आप आगे कैसे बढ़ पाएंगे? बेनिफिट आपको होगा ही नहीं, कोई चीज़ बचेगा ही नहीं, तो कोई भी आगे नहीं जाएगा। तो यही प्रक्रिया देखिए, ये जो सिविलाइजेशन है धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अब इन्हीं सिविलाइजेशन में आप देखेंगे तो इसमें महत्वपूर्ण धार्मिक पंथों का भी उदय होता है, क्योंकि धर्म उस सीमेंट की तरह है जो सबको जोड़ के काम रखता है, सबको हमने जोड़े रखता है एक दूसरे से। अब कैसे जोड़े रखता है? देखिए धर्म, मेरा जो आर्गुमेंट है, जब से ठीक है धर्म का जो पैदा हुआ इसके बारे में देखेंगे किस प्रकार से, ठीक है, कोई भी जो धर्म इस पृथ्वी में सामने आया, लेकिन आया तो देखिए उस समय बहुत ही अपने शानदार रूप में आया। माने लोगों से एक ऐसी शक्ति का धीरे 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 अंदर से एक आभास होने लगा, जो कि बिल्कुल क्या है, माने एकदम सार्वभौमिक है, हर जगह है, उसका इतना बड़ा रूप है कि उससे बड़ा कोई नहीं है। लेकिन आगे चल चल के किस प्रकार से उन्हीं मनुष्यों के द्वारा जिसने धर्म को बनाया, उनके द्वारा कर्मकांड को प्रोत्साहन दिया जाने लगा। अलग अलग धर्मों में अलग अलग धार्मिक व्याख्या की गई, और आज जिनको हम लोग धर्म के ठेकेदार बोलते हैं, उनके द्वारा किस प्रकार से एक जो सांप्रदायिकता को, कहीं न कहीं धार्मिक सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये भी अपने आप में बहुत ही चिंता का विषय है। तो यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे, मैंने एक शब्द का नाम लिया सीमेंट की तरह। बिल्कुल कहिएगा तो धर्म उस समय का जो संविधान हुआ करता था, जैसे आज भारत का संविधान है, इतने सारे धर्म, जाति, मूल, ठीक है, नस्ल, जो भी लोग हैं सबको एक जुट यहाँ पे लोग मिल के रहते हैं, सबको मिला के रखता है। तो उसका एक ही कारण है, वो है संविधान। तो उस समय ठीक है संविधान के रूप में आप देखेंगे तो वो धार्मिक व्यवस्था ही मौजूद थी। तो बड़ी शानदार ये देखिए प्रक्रिया है, आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। पार्ट 1 आज हम लोग इसको देखने वाले हैं, बहुत ब्रीफली। मैं चाह नहीं रहा हूँ कि शुरू में तेज़ी से मैं आप लोगों को ले जाऊँ। अभी देखिए जो भी ये 5-6 क्लास है शुरू का फंडामेंटल क्लास, यहाँ आप जितना अधिक समय देंगे, अधिक जो शब्दावलियाँ है उससे आप परिचित होंगे। आपका जो ठीक है जो ग्रामर है, हिंदी जो ग्रामर है, बहुत सारी आपके शब्दकोश यहाँ पे आएंगे, तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए अभी समय दीजिए। अभी देखिए 4-5-6 क्लास अगर नहीं देंगे, डायरेक्ट अपने सिलेबस में इंटर कर देंगे, तो पूरा का पूरा आपकी सिविल सर्विस की तैयारी की प्रक्रिया की जो ढांचा है, इसी को ये ठीक है कमज़ोर कर देगा। मैं चाह नहीं रहा हूँ ऐसा हो, ठीक है, और मैं भी पूरी ऑनेस्टी से मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। और आप लोग भी ठीक है मेहनत कीजिए, अच्छे से कीजिए, और इस लेक्चर को अधिक से अधिक लोगों तक ठीक है शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए लेक्चर पूरा का पूरा देखिए फ्री में प्रोवाइड कराया जा रहा है, ठीक है। ऑप्शनल आपको आइडिया होगा ही कि किस प्रकार से जो मार्केट है सिविल सर्विस का कितना कॉस्टली है, और इस समय अगर आपको लेक्चर फ्री पर मतलब वो कराया जा रहा है तो अवेल कीजिए। फ्री में लोग बोलते हैं ना, मतलब फ्री के लोग सब लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहाँ पे जो है 2-4 लेक्चर देखते देखते आपको समझ में आएगा कि फ्री का मतलब यहाँ पे रियल रूप में अगर देखा जाए तो बिल्कुल ये फ्री नहीं है। बहुत अधिक इसमें जो लेबर लग रहा है, श्रम लग रहा है, एक जो क्वालिटी लेवल का जो लेक्चर तैयार करने में जो श्रम लग रहा है, इसकी महत्वता को आप समझ पाएंगे, इसको आप शेयर कर पाएंगे, लाइक करते रहें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलते रहे। इन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए हम लोग आते हैं अब अपने सिलेबस में एंट्री करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग देखिए मानव सभ्यता का विकास। अब यहाँ पे एक शब्द जुड़ा हुआ है सिविलाइजेशन। सभ्यता का मतलब क्या है यहाँ पे? सिविलाइजेशन। अब जैसे हम लोग सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो सोचने के प्रयास कीजिए कि आदि मानव माना जाता है, एक समय था, आदि मानव था इंसान, और आदि मानव से पहले अगर देखेंगे तो बिल्कुल ही इंसानों के जो पूर्वज हैं बंदर को ही माना जाता है। अब इस बंदर से यहाँ तक आते 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 देखिए मनुष्य ने किस प्रकार अपने आप को सेपरेट किया, अपने दिमाग को, अपने बॉडी स्ट्रक्चर को। इसमें प्रकृति का भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। तब जाके वो इंसान
यहाँ तक आया, आदि मानव के रूप में रहने लगा। अब आदि मानव के रूप में जब मनुष्य रह रहा है तो क्या उसको हम लोग सिविलाइजेशन बोल सकते हैं? खुद सोचिए, सिविलाइजेशन हम नहीं कह सकते हैं। पेड़ों में रह रहा है, जानवरों को शिकार कर रहा है, ठीक है, यहीं पे फल मूल कंद सब खा रहा है। माने उसका जो लाइफ है कैसा है? बिल्कुल यहाँ पे अनिश्चित है, अनिश्चित भरे लाइफ है। माने कोई नहीं, माने कोई एक होता है ना समाज की जो अवधारणा है, ऐसा कुछ भी विकास नहीं हुआ था। लेकिन यही देखिए जो आदि मानव है, आदि मानव का जो अगला चरण होता है, धीरे धीरे वो आदि मानव अब यहाँ पे शिकार जो करता है, शिकार में देखिए कैसे उसकी वैज्ञानिकता झलकती है उसके हथियारों में। और ये पत्थर का जो बड़ा बड़ा, ठीक है, जो बोल्डर होता है उससे किसी को मार दिया, जो भी जानवर है उसको मार दिया। अब उसको लगा कि नहीं ये भारी है, उसको काटना चाहिए, काट के, ठीक है, उसको नुकीला बना रहा है। और ज्यों 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 उसका मस्तिष्क डेवलप कर रहा है, अब उन पशुओं को मार के उसका वो पीस भी निकाल रहा है। सोचिए, इतनी जो वैज्ञानिकता है आ ही गई। गुलेल वगैरह का प्रक्षेपयास्त्र जिसको आप मिसाइल बोलते हैं, उसका धीरे धीरे उस समय अगर देखा जाए तो प्रारंभिक खोज के रूप में कोई छोटी चीज नहीं थी वो। अब मनुष्य शिकार करने लगा, अब वो संग्रहणकर्ता के रूप में यहाँ पे होने लगा। क्या हो गया? संग्रहणकर्ता के रूप में। अब धीरे धीरे अब मनुष्य को लगा कि भाई इससे काम नहीं चलेगा, कंद मूल फल सब खा रहा है, उसी में वो सबको मिल गया, ठीक है, क्या मिल गया? तो कुछ पौधा मिल गया, खाने योग्य पौधा मिल गया। उस पौधों को उगाने लगा, करने लगा। इन दोनों की अगर प्रक्रिया की बात करें तो बीच में यहाँ पे आग का विकास हो गया। आग जो खाना वो सबको और टेस्टी बना दिया। अब यही प्रक्रिया देखिए यहाँ पे चल रही थी। अब पौधा वौधा सब आ गया, यहाँ पे कृषि का विकास हो गया। कृषि के साथ साथ अब इंसानों ने कुछ पालतू पशुओं को यहाँ पे, ठीक है, पालतू जानवरों को पशु के रूप, सॉरी, यहाँ पे, ठीक है, पालतू पशु कुछ जानवरों को जंगल से सिलेक्टेड करके जो हिंसक नहीं थे पालतू ही बना लिया। कुत्ता सबसे प्राइमरी माना जाता है। उसके बाद से जो भी अब कृषि कार्य के लिए जो भी पशुओं की जरूरत थी उसको भी रखा जाने लगा। समझ रहे हैं ना? कहने का मतलब क्या है कि एक जो क्रमिक जो प्रक्रिया दिखाई देती है कि आदि मानव से किस प्रकार मानव सभ्यता के विकास में आया, इसको समझिए। अब कृषि का विकास होने लगा, पहियों का विकास हो गया। अब धीरे धीरे दो चार मनुष्य एक जगह रहने लगे। ऐसे करते करते उन्होंने अपनी झोपड़ी बना ली, एक झोपड़ी बना, दूसरी बना, तीसरी बना। इसी प्रकार से मानव सभ्यता का विकास हो गया। रहने लगे आपस में, उन पे एक संबंध स्थापित होने लगा। माने समझ रहे ना? तो यही प्रक्रिया जो है, जब इस प्रकार की जो प्रक्रिया होने लगी तो बोला गया कि नहीं, अब जो मनुष्य है सभ्यता के मार्ग पे आ रहा है, अर्थात अब सभ्य हो रहा है। बिल्कुल ही अब पहले जैसा मनुष्य जानवरों के साथ नहीं रह रहा है, जानवरों की तरह नहीं रह रहा है। पहनने के लिए उसके पास, ठीक है, धीरे धीरे तन जो ढकने के लिए कुछ न कुछ, ठीक है, उस समय जो भी पौधे वगैरह होते थे, पदार्थ होते थे, उनसे बना लिया। खाने पीने के लिए अब उसको बहुत अधिक समस्या नहीं थी। पहले जानवर मिले तो ठीक है, अदरवाइज फिर उसको वैसे ही रहना पड़ता था। अब यही जो है प्रक्रिया एक स्टेप में आके आदि मानव से प्रक्रिया जो आगे बढ़ती है, ये सभ्यता के मार्ग पे आ जाती है। और यही जो सभ्यता के मार्ग पे आती है, अब यहाँ पे आप मैप में देखिए, पूरे विश्व में अलग अलग सभ्यता यहाँ पे पनप रही होती है। तो देखिए मैंने मैप जानबूझ के ऐड किया हुआ है ताकि आपको एक रफ आइडिया लग सके कि कहाँ कहाँ पे क्या हुआ था। अब इस मैप को आप कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस करते रहें। चाहेंगे कि एक बार इस मैप को आप बना लें तो नहीं बना पाएंगे, थोड़ा बहुत शुरू में टेढ़ा मेढ़ा होगा, लेकिन कोशिश कीजिए कि पहले भारत का मैप बनाएं। एक एक कॉन्टिनेंटल को, पहले एशिया का मैप बना लीजिए, भारत से शुरू कीजिए। उसके बाद यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, आप अफ्रीका है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है। सबको जब लग जाएगा कि थोड़ा बहुत मुझे रफ और करना आ गया, तो फिर सबको जोड़ दीजिए। ये सबसे स्मार्ट वर्क होता है। अब आइए हम लोग बात करते हैं। अब यहीं से माना गया, देखिए ये जो उत्तर पूर्वी अफ्रीका है, देख रहे हैं ना, इथोपिया, इधर बहुत सारा केन्या वगैरह, बहुत सारा जो कंट्री है, यहीं से माना गया कि जो इंसान है बिल्कुल इंसान के रूप में, माने आदि मानव इंसान के रूप में यहाँ पे बिहेवियर करने लगा। और यहीं से इंसानों का धीरे 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 फैलाव होने लगा। अब यहाँ से पहली जो सभ्यता हमें दिखाई देती है, यही इजिप्ट है। नील नदी के किनारे यहीं नील नदी जाती है, बहती है। नील नदी जाके मेडिटेरियन सी में गिर जाती है। तो ये रहा मेडिटेरियन सी, और ये जो देख रहे हैं यहाँ पे, यही है रेड सी, और बीच में है यहाँ पे स्वेज कनाल। अब इजिप्ट में लोग गए, इजिप्ट में जाके काफ़ी ही अच्छी खासी सिविलाइजेशन का विकास हो गया। सबसे ही दुनिया की पुरानी सभ्यता मानी जाती है इजिप्ट। 3000
ठीक है, ईसा पूर्व अगर देखेंगे यहाँ पे तो अच्छा खासा ऐसा माना गया कि यहाँ पे शहर नगर वगैरह का बसना शुरू हो गया था। उसके बाद से जो दूसरी पुरानी सभ्यता मानी जाती है, ये मानी जाती है मेसोपोटामिया। ये है आपका, ठीक है, पर्शियन गल्फ है। गल्फ माने खाड़ी होता है, खाड़ी माने स्थल भागों से बहुत सारा जो भाग है उसका ढकर है, तो यही है गल्फ, पर्शियन गल्फ। यही है ईरान है, आज के समय में जो सऊदी अरेबिया है, यही इलाकों में मेसोपोटामिया का यहाँ पे, ठीक है, बनना शुरू हो गया। इसको बोलते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। आगे आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी अगर आपको आइडिया होगा तो भारत के इतिहास को पढ़े होंगे, खासकर हड़प्पा काल, तो हड़प्पा काल और मेसोपोटामिया की सभ्यता को तुलना किया जाता है। अब सोचिए, आपको मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है, फिर उस समय आप कमज़ोर पड़ जाएंगे। और यही मैं नहीं चाह रहा हूँ कि आप नहीं पढ़े, थोड़ा सा ध्यान दें। भारत में हो गया यहाँ पे हड़प्पा सिविलाइजेशन, यही है सप्त सिंधु प्रदेशों में हड़प्पा सिविलाइजेशन। वर्तमान में जो मूल जो एरिया है वहीं सतलुज रावी नदी के किनारे, मैंने सप्त सिंधु प्रदेश जो बोला गया, साथ साथ नदियों वाले क्षेत्रों में वहाँ पे सिविलाइजेशन का विकास हुआ। चीन में देखेंगे इधर तो येलो रिवर के आसपास इधर, ठीक है, इन सारे क्षेत्रों पे चीनी सिविलाइजेशन का विकास हुआ। और इन्हीं के समानांतर आप देखेंगे इधर, ये है लैटिन अमेरिका के देशों में माया सभ्यता का, यही मिल जाएगा ग्वाटेमाला, ये पनामा नहर है, पनामा सिटी यहीं पे है, यहाँ पे माया सभ्यता। और उसके बाद से यहाँ पे जो सभ्यता का विकास हो रहा है वो है यहाँ पे यूनानी सभ्यता। ध्यान रखिएगा, यूनानी सभ्यता। अब सबसे लास्ट में कौन आ रहा है यहाँ पे? यूनानी सभ्यता। अब सोचिए, यूरोप में यूनानी सभ्यता लास्ट में आ रहा है, और यहाँ से एक प्रश्न क्या बन जाता है कि यूरोपीय लोग बोलते हैं कि हमने पूरी दुनिया को सभ्य बनाया। क्या बोलते हैं? यूरोपियों का आर्गुमेंट होता है, ब्रिटेन वासियों का आर्गुमेंट होता है कि हमने पूरी दुनिया को सभ्य बनाया, अलग अलग जगह उपनिवेश बनाया, कॉलोनी, ठीक है, बिछाया और सारी दुनिया को सभ्य बनाया। अब खुद सोचिए, जब इजिप्ट में, मेसोपोटामिया में, हड़प्पा सिविलाइजेशन में, चाइना में, माया में, जब यहाँ पे सिविलाइजेशन का विकास हो रहा था, तो यहाँ पे ये जो यूनान के तरफ, यूरोप की तरफ लोग नंगा घूम रहा था। और आज वर्तमान में क्या बोल रहा है कि हमने पूरे विश्व को सभ्य बनाया। ये अपने आप में क्या है? गलत आर्गूमेंट है उनका। तो जब इसी तरीके से प्रश्न बन के आते हैं तो लगता है भाई हाँ, सही तो बोल रहा है। अब आपको आधार पता ही नहीं है, तो यही समझ के आपको क्या करना है? पढ़ाई करना है। अब देखिए यहाँ पे ग्रीस की जो सभ्यता आएगी आपको बहुत बाद में आएगी, लगभग ये जब भारत में बुद्ध काल वगैरह जब चल रहा होता है उस समय देखेंगे तो जो ग्रीस की जो सभ्यता होती है धीरे धीरे क्लासिकल सभ्यता के स्तर पे आती है। क्लासिकल सभ्यता का मतलब कि थोड़ा बहुत कला और साहित्य का विकास होने लगे, तो यहाँ पे सभ्यता का विकास हो जाता है। इससे पहले भी थे, लेकिन इजिप्ट, मेसोपोटामिया, हड़प्पा से लोग काफ़ी पीछे थे। माया जो सभ्यता है इससे काफ़ी पीछे थे। आप लोग देखेंगे आगे चल के कि यही जो माया सभ्यता है आगे चल के इधर, ठीक है, जो चिली की तरफ है, इधर सॉरी चिली है, इधर इधर बोलीवर की तरफ इंका सभ्यता होता है, इंका सभ्यता। और यहाँ पे माया के जगह देखेंगे एजटेक सभ्यता का विकास होता है। और जब 15वीं शताब्दी के आसपास जब यहीं कोलंबस आएगा इधर, तो धीरे 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 यूरोपीय वासियों के द्वारा इन दोनों ही सभ्यताओं को ख़त्म कर दिया जाता है। मैंने सोचिए, इन दोनों सभ्यता में देखेंगे तो इनको आइडिया नहीं होता था, इनके पास इतना अधिक सोना, चांदी, हीरे जेवरात सब यहाँ पे मौजूद था, लेकिन इनको पता ही नहीं था कि भाई इसका क्या इम्पोर्टेंट है। धीरे धीरे यूरोपीय लोगों ने ढोना शुरू कर दिया, यूरोप ले जाता था सब, यूरोप ले जाके अब यहीं जो अमेरिका का सोना चांदी यूरोप आता था, और यूरोप का उस समय भारत से व्यापार होता था। तो अरब के होते देखेंगे आप लोग यहाँ पे ऐसे ऐसे इन्हीं रास्तों से होते भारत, स्थल मार्ग और जल मार्ग से उनका सोना चांदी भारत आ जाया करता था। यही माना गया, देखिए कि भारत को सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं कहा गया। सोने की चिड़िया इसलिए नहीं कहा गया कि भारत में अधिक सोना था। भारत में देखेंगे तो अभी भी वर्तमान में ज्योग्राफिया पढ़ेंगे तो सोने की मात्रा भारत में बहुत अधिक नहीं है। आपको कर्नाटक वगैरह में कुछ बिरले ही क्षेत्रों में भारत में आपको सोने की खान मिलेगी। ये सोने आया कहाँ से? ये सब आया भारत के व्यापारिक प्रक्रिया के द्वारा। एक समय हुआ करता था जब भारत का पूरा जो एंशिएंट एरा में देखेंगे तो सबसे जो तगड़ा जो व्यापारिक लाभ होता था वो भारत का होता था। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप समझने का प्रयास कीजिए। अब आइए यहाँ पे कुछ वही रिटेन बातें हैं, ठीक है, इसको मैंने सब समझा दिया है कि यूरोपीय उपनिवेशकर्ताओं ने एजटेक और इंका सभ्यता को यहाँ पे नष्ट कर दिया, और बाकी वही सभ्यता है जहाँ जहाँ किस तरीके से
वो सभ्यताओं का विकास हुआ। अब यूरोपीय लोगों का दावा है कि उन्होंने दुनिया को सभ्य बनाया, उचित नहीं है। क्यों नहीं उचित है, हमने देख लिया। क्योंकि भाई जब तुम नंगा घूम रहे थे तो बाकी अन्य क्षेत्रों पे अलग अलग मानव सभ्यता का, ह्यूमन सिविलाइजेशन का विकास हो गया था। भाई अब तुम बोल रहे हो कि भाई हमने पूरी दुनिया को सभ्य बनाया, ये तो कहना गलत है, बल्कि पूरी दुनिया ने तुमको सभ्य बनाया, ये कहना ज़्यादा सत्य है। उदाहरण के लिए इसमें बोला जा रहा है कि जैसे भारत के द्वारा आप देखेंगे तो भारत ने यूरोपीय लोगों को बहुत कुछ दिया, जैसे कि अंकमाला आपको पता है, अंकमाला में इसमें शून्य है, दशमलव प्रणाली आदि का ज्ञान कराया। वहीं चीन अगर देखा जाए तो देखिए उस समय कागज, समझ रहे ना, कागज का जो सबसे पहले जो खोज हुआ चीन में हुआ। बारूद, इसको काला सोना बोला जाता था उस समय, बारूद आ गया। कंपास, समझ रहे, कंपास बहुत लोग भ्रम होता है कि सबसे पहले जो कंपास लेके निकला कोलंबस और पुर्तगालियों ने, तो वो स्पेन में हुआ था, पुर्तगाल में हुआ था। नहीं, सबसे पहले जो कंपास किसने बनाया? चीनियों ने बनाया। मानचित्र सबसे पहले किसने बनाया? चीनियों ने बनाया। उसी तरीके से जो एग्जाम पैटर्न है, प्रतियोगिता जो परीक्षा है, आप लोगों ने नाम सुना होगा नालंदा विश्वविद्यालय का, वहाँ पे एग्जाम के द्वारा पास करके उस यूनिवर्सिटी में घुसने दिया जाता था। लेकिन उससे पहले प्रतियोगिता परीक्षा कहाँ होती थी? चीन में होती थी। अब सोचिए ये सारे जो चीज़ है कौन दिया? भारत और एशियाई जैसे लोगों ने दिया। और यूरोप के लोग बोल रहा है कि भाई हमने तुमको सभ्य बनाया। यही है, देखिए यही आपकी समझ को इंडिकेट करता है कि आप कितना आप इसको समझ पा रहे हैं। यूरोप की प्राचीन सभ्यता यूनान की सभ्यता थी, जो दक्षिण पूर्वी यूरोप में विकसित हुई। कब विकसित हुई? तो लगभग 500 ईसा पूर्व से लेके 338 ईसा पूर्व के बीच यूनानी सभ्यता ने क्लासिकल मापदंड ग्रहण किया। क्लासिकल का मतलब यही होता है कि जब कला साहित्य की जब विकास इस अवसर पर पहुंच जाए तो आने वाली पीढ़ी के लिए एक मापदंड बन जाता है। इसे क्लासिकल सभ्यता बोला जाता है। सिंपल भाषा में जहाँ पे कला और साहित्य का डेवलपमेंट यहाँ पे हो जाए। अब सोचिए कला और साहित्य का इनका डेवलपमेंट यहाँ पे 368 ईसा पूर्व में हो रहा है। भारत में हड़प्पा काल में एक से एक मृदभांड बना। वो अलग बात है कि अभी तक उन लिपियों को पढ़ा नहीं गया, लेकिन उस समय बहुत सारी लिपियों का भी ठीक जन्म हो चुका था। और इनका कब हो रहा है? देखिए बच्चे हैं एकदम बिल्कुल है। भारत में जब बुद्ध काल चल रहा है तब इनका कला साहित्य चल रहा है। उस समय बुद्ध कितना ज्ञान दे के, महावीर स्वामी कितना ज्ञान दे के निकल लिए, ये अपने आप में छोटी बात नहीं है। उसे क्लासिकल सभ्यता कहा गया क्योंकि यह सभ्यता भूमध्य सागरीय क्षेत्र में विकसित हुआ था। इसीलिए इस क्षेत्र में देखिए नगर राज्य विकसित हुए हैं। अब यही है कि सब ये लोग बुद्ध से छोटे हैं, जैन से छोटे हैं, लेकिन लगभग लगभग उसी के समकालीन लोग हैं। तो अलग ही बात है यहाँ पे जब आप पढ़ेंगे फिलॉसफी का, वेस्टर्न फिलॉसफी और इंडियन फिलॉसफी में, तो वेस्टर्न फिलॉसफी में उस समय जो भी देखिए जो क्लासिकल जो क्या बोलते हैं एरिया का जो डेवलपमेंट हुआ नगर राज्य को लेके, उसमें कुछ न कुछ नगर राज्य बनना शुरू हुआ, छोटा छोटा कबीलाई टाइप का। जिसे सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे एथेंस तो आगे चल के बड़ा हो गया। आप लोगों ने मूवी देखा होगा 300, यही एथेंस, स्पार्टा, ठीक है, थीबू आदि। स्पार्टा तो मतलब 300 देखेंगे तो आपका खून खौल जाएगा। ये कोई अलग नहीं है, ये वही समय का जो सभ्यता है, लगभग 400-500 ईसा पूर्व के आसपास थे। छोटे छोटे एरिया में इनका कवर होने लगा। यूनान की सभ्यता का भी क्षेत्र में बड़ा योगदान रहा, क्योंकि देखिए यूरोप की अगर बात किया जाए, यूनान का अगर नाम नहीं आया तो प्राचीन यूरोप ही बेकार हो जाएगा। और ये ठीक है, किसके वजह से यहाँ पे यूनानियों का नाम होता है, किसके वजह से यूरोपियों का नाम होता है, तो उसमें 4-5 ऐसे लोग हैं जिनको आप छोड़ ही नहीं सकते हैं। सबसे पहले अरस्तु, यहाँ पे सुकरात हैं। सुकरात का ठीक है शिष्य प्लेटो का शिष्य अरस्तु, और अरस्तु का जो शिष्य होता है बाद में चल के सिकंदर होता है, जो भारत विजय या पूरा विश्व विजय करने की आकांक्षा को ठीक है पालता है। अब सोचिए उसका अगर वैसा गुरु नहीं मिला होता तो क्या कर पाता। यही है भाई लोग, देख पा रहे हैं आप, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे हिपोक्रेटस का नाम सुना होगा। ये भी एक चिकित्सक ठीक थे, चीड़-फाड़ करने वाले उस समय, सोचिए। और इतिहास का जनक हेरोडोटस, इनका नाम आप कैसे भूल सकते हैं। छोटे मोटे एग्जामों में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि इतिहास का पिता किसको बोला जाता है? हेरोडोटस। ये लोग कहाँ हुए? सारे लोग पैदा हुए यूनान के आसपास के क्षेत्रों में पैदा हुए।
और यकीन मानिए उस समय छोटा-छोटा जो क्षेत्र था बिल्कुल ही अगर आप देखेंगे तो कबीला से थोड़ा-थोड़ा बड़ा क्षेत्र हुआ करता था और गणतंत्र की ऐसी अवधारणा थी वहाँ पे कि पूछिए ही मत। भारत में इस समय देखेंगे तो मगध साम्राज्य वगैरह बनना यहाँ पे शुरू हो गया था लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास 16-16 महाजनपद का विकास हो गया। उसमें सबसे बड़ा जो साम्राज्य है मगध साम्राज्य के रूप में, लेकिन यहाँ अभी भी साम्राज्य की अवधारणा नहीं आई है। बिल्कुल गणतंत्र का कॉन्सेप्ट है और ये जो गणतंत्र है रियल मायने में जिसे बोला गया गणतंत्र, अर्थात किसी भी चीज़ को करने के लिए, किसी भी कानून को लागू करने के लिए आप सबसे पूछिए, तभी तो होगा रियल गणतंत्र। भारत में आज क्या है कि हम लोग अगर गणतंत्र का चोला ओढ़े हुए हैं तो हम अपना प्रतिनिधि भेज देते हैं विधानमंडल में, संसद भवन में, और फिर वे हमारे क्या करते हैं, मांगों को, जो भी एक्ट लाना हो, कानून विधेयक जो भी हो, वे करते हैं। लेकिन उस समय यूनान में एक एक लोगों से पूछा जाता था। ये वही समय है। आप देखेंगे यहाँ पे जो ये है, ठीक है, अरस्तु, सॉरी, ये क्या बोलते हैं, सोक्रेट भी बोलते हैं इंग्लिश में। ये है यहाँ पे प्लेटो, दूसरे हैं अरस्तु। इनको तो भाई जहर दे के मार दिया गया, सुकरात को। ये उस समय देखेंगे तो इस प्रकार से इनका जो चिंतन था, खासकर राज्य व्यवस्था को लेके, कुछ कुछ धार्मिक व्यवस्थाओं को लेके देखेंगे, बहुत देववादी परंपरा वहाँ भी। अभी हम लोग धर्म पे आएंगे, थोड़ा सा आप रुकिएगा, सब समझ में आएगा। तो कुछ प्रक्रिया यहाँ पे भी थी। इस प्रकार से उस समय इन्होंने न्याय की जो परिभाषा जो, ठीक है, डेवलप की, समाज के लिए जो परिभाषाएं डेवलप की सुकरात ने, इसी को आगे प्लेटो ने बढ़ाया। दोनों के बीच बड़ा ही घनिष्ठ संबंध था। जब इनको मारने का समय हुआ तो प्लेटो पूरा इनको जेल से भगाने का इंतजाम कर चुका था। लेकिन प्लेटो ने क्या बोला, सॉरी, सुकरात ने क्या बोला प्लेटो को, मैंने सुकरात को, ठीक है, जेल में डाल दिया गया था, जो कि ये जो भी धर्म के जो रखवाले थे उनके खिलाफ आवाज़ उठाते थे। भाई ईश्वर तो एक ही है, लेकिन इतना सारा जो चीज़ यहाँ पे आडंबर फैला के रखा गया है। तो सुकरात उन जो राजनेता थे, जो भ्रष्ट व्यक्ति थे, जो धार्मिक आडंबर से युक्त थे, उनके खिलाफ आवाज़ उठाते थे। इनको जेल में डाल दिया गया। इनकी सुकरात के देखिए जो लोकप्रियता थी उस समय यूरोप में, मैंने खासकर यूनान में बहुत ही चरम पे था। मैंने इस कदर ये ज्ञानी हो गए, मैंने कोई देखने में कोई बहुत अधिक हैंडसम नहीं थे, लेकिन अपने स्टूडेंट के बीच, नौजवान लड़के लड़कियों के बीच, चूँकि आज़ादी थी पूरी, बहुत ही फेमस हुए थे। जेल में डाल दिया गया। प्लेटो उनका शिष्य था, जेल में ही पूरा ये व्यवस्था कर लिया कि भाई कैसे अपने गुरु को भगाना है। चला भी गया, सारा सीमा मक सब सेटलमेंट कर दिया कि भाई हम लोग, ठीक है, एथेंस को छोड़ के, यूनान को छोड़ के हम लोग दूसरे राज्यों में जाके बस जाएंगे। सब सेटलमेंट कर लिया था। लेकिन ऐसा माना गया कि सुकरात ने बोला कि देखो भाई, यहाँ से अगर जेल से हम चले गए तो मेरी शरीर तो बच जाएगी, लेकिन मेरे विचार मर जाएंगे, और मैं यहाँ रह गया तो मेरे शरीर मर जाएंगे लेकिन मेरे विचार जिंदा हो जाएंगे। प्लेटो आ गया, छोटा मुंह लटका के बेचारा अब क्या करेगा। ये है सुकरात और प्लेटो के बीच की, जो आप समझ पा रहे हैं। उसी तरीके से प्लेटो और अरस्तु के साथ है, और अरस्तु का शिष्य सिकंदर, ठीक है, जिसको महान सिकंदर जिसको वो बोला गया, हम लोग जानेंगे आज सब। उसके बाद से, ठीक है, हिपोक्रेटस और यहाँ पे हेरोडोटस, सब ये उसी समय के लोग हैं। 5वीं सदी, कोई 4थी सदी ईसा पूर्व, कोई 3री सदी ईसा पूर्व के, सब यहाँ पे लोग मौजूद हैं। अब यहीं से शुरू होता है साम्राज्यों का युग। अब याद करिए, मैंने शुरू में आपको बताया कि कैसे मानव सभ्यता का विकास होने से पहले इंसान आदि मानव में था। आदि मानव से मानव सभ्यता का विकास हो गया। अब जैसे जैसे विकास हो रहा है, अब धीरे धीरे साम्राज्य बनना शुरू हो गया। अब यही है जिसको बोला गया साम्राज्यों का युग। आगे आप भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे तो हड़प्पा काल जो एक साम्राज्य नहीं था बल्कि हड़प्पा सिविलाइजेशन था, मानव सभ्यता का यहाँ पे जो विकास हुआ था। आगे चल के जब वैदिक आर्य, जब, ठीक है, वैदिक आर्यों का भारत में आगमन होता है, जो काफ़ी कंट्रोवर्सी है, उस समय आप देखेंगे तो धीरे 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 धीरे, ठीक है, जो नगरीकरण की जो अवधारणा है बहुत लेट से आएगी। अब वो जो नगरीकरण की अवधारणा आएगी बहुत लेट से आएगी, तो हड़प्पा काल अपने आप में क्या था, नगरीकरण की अवधारणा का रूप यहाँ पे लिए हुए नहीं था। लेकिन सोचिए, अब जहाँ जहाँ सिविलाइजेशन का विकास हुआ था, नगरीकरण की संभावना भी क्या हो जाएगी, वहाँ पे बढ़ जाएगी। नगरीकरण के साथ साथ साम्राज्य का भी अवधारणा क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से बढ़ जाएगा। हड़प्पा काल को तो नगरीकरण में रखा गया है, नगर के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन मैं बात किसकी कर रहा हूँ, साम्राज्य की। तो वो चीज़ यहाँ पे कमजोर पड़ जाएगा।
अब पहला यहाँ पे देख पा रहे हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता, जिसको अभी हम लोगों ने देखा था, यही इजिप्ट है, नील नदी के किनारे देख पा रहे हैं आप लोग। अब ये जो नील नदी के किनारे जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये है मेसोपोटामिया की सभ्यता। ध्यान रखिएगा, किसकी? मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, पश्चिम एशिया में मेसोपोटामिया की सभ्यता प्राचीन सभ्यताओं में से एक रही है। आगे 7वीं सदी में ईसा पूर्व में पश्चिम एशिया में एक बड़े साम्राज्य का उद्भव हुआ। इसका नाम था हकमनी साम्राज्य। तो एक था तो भाई ये क्या बोलते हैं, मिस्र का साम्राज्य। ये भी बड़ा छोटा होते रहा है। बहुत सारी मूवी जो आप देखेंगे एंशिएंट एरा की मूवी, तो आपको इसमें दिखाया जाएगा अलग अलग, खासकर यहूदी धर्म को दिखाया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद से जो मेसोपोटामिया का जो क्षेत्र है, देखिए मेसोपोटामिया नहीं रहा, अब ये साम्राज्य बन गया। और इस मेसोपोटामिया की जगह जो साम्राज्य बना, उस साम्राज्य का नाम था हकमनी साम्राज्य। याद रखिएगा, हकमनी साम्राज्य। इसी हकमनी साम्राज्य का जो काफ़ी पावरफुल जो शासक होता है, ठीक है, डेरियस प्रथम या इसको दारा प्रथम भी बोला जाता है, दारा प्रथम। जब आप अशोक के अभिलेखों को पढ़ेंगे, जानेंगे पश्चिम के क्षेत्रों में, तो फिर देखेंगे आप डेरियस प्रथम और दारा प्रथम का भी नाम आएगा। तो इसीलिए ज़रूरी है कि देखिए अभी से आपको बिल्कुल ही फुल्ली कॉन्सेंट्रेट होकर लेक्चर को देखिए, ताकि एक एक चीज़ों को बारीकी से समझ पाए। तो यही है हकमनी साम्राज्य, ठीक है, एकामेनिड एम्पायर जिसको बोला गया। देखिए कितना बड़ा हो गया ये हकमनी साम्राज्य, जो फैलते गया, इधर इजिप्ट को लेके निकल गया, देखिए, और इधर पूरा मेडिटेरियन सी, ये है आपको मेडिटेरियन सी, ठीक है, और ये है पूरा यूनान तक का एरिया। और भारत में यहाँ उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों तक पूरा इतने बड़े विशाल एरिया में किसका कंट्रोल हो गया? हकमनी एम्पायर का, हकमनी एम्पायर। यही हकमनी एम्पायर देखेंगे तो आगे चल के इन सब का जो राजकीय धर्म जो डेरियस प्रथम बनाएगा, जरथुस्त्र धर्म बनाएगा। क्या? जरथुस्त्र धर्म, जरथुस्त्र। अभी हम धर्म में इसको, ठीक है, सब आपको क्लियर करवाएंगे। जरथुस्त्र धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कहा जा रहा है कि इस साम्राज्य का प्रमुख शासक डेरियस प्रथम था। उसने एक बड़ी साम्राज्य की स्थापना की थी, जो पश्चिम में भूमध्य सागर के क्षेत्र से लेकर उत्तर में मध्य एशिया और पूर्व में उत्तर पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। इसे प्रथम विश्व साम्राज्य के रूप में देखा जाता है। कैसा? ग्लोबल एम्पायर, विश्व साम्राज्य के रूप में। अब इसको मंगोलों से कंपेरिजन कर देगा, आगे चल के आप देखेंगे तो मुस्लिमों से कंपेरिजन कर देगा, भारत से कंपेरिजन कर देगा। थोड़ा बहुत आपके, ठीक है, मस्तिष्क में अगर इसका आइडिया नहीं रहेगा तो फिर समझ नहीं पाएंगे। बिल्कुल देखिए मूवी की तरह चल रहा है। दूसरा बात करें हम लोग यहाँ पे मकदूनियाई साम्राज्य का। मकदूनियाई साम्राज्य, देखिए मकदूनियाई साम्राज्य और कुछ नहीं है बल्कि वही जो एथेंस था, स्पार्टा था, थीबू था, जो लोग थे, यहीं पे जो फिलिप नाम का व्यक्ति आएगा, जो सिकंदर का पिता होता है, इन सारे क्षेत्रों को धीरे 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 अपने अंडर कंट्रोल में करना शुरू करता है। तो आप देख पा रहे हैं ना, यही जो एरिया है, यहीं पे बनेगा मकदूनियाई साम्राज्य फिलिप के नेतृत्व में, ठीक है। और ये जो फिलिप के नेतृत्व में जब मकदूनियाई साम्राज्य बनेगा यहाँ पे, तो काफ़ी ही, अगर आप लोगों ने मूवी देखा होगा अलेक्जेंड्रिया, बहुत अच्छी मूवी आई है, सिकंदर के लाइफ में दिखाया गया कि किस तरह 22-23 साल का एक नौजवान विश्व विजेता की चाह में निकल पड़ता है। तो इसमें उस फिलिप को भी दिखाया गया, उसके बाप को भी दिखाया गया है। तो थोड़ा सा इन सब जो भी मैंने हिस्टोरिकल जो मूवी है, थोड़ा बहुत देखा कीजिए, बहुत ही आइडिया मिल जाता है। कौन था? फिलिप था। देखिए यहाँ पे, ठीक है, यही है मेसोडोनिया का क्षेत्र, देख पा रहे हैं ना, ये मेसोडोनिया का क्षेत्र। यहाँ पे क्या है? एथेंस है। इधर यहाँ पे फिलिप के द्वारा पूरी तरीके से देखिए 343 से लेकर 342 ईसा पूर्व के आसपास यहाँ पे डेवलप कर गया। ये एड्रियाटिक सी और ये एगियन सी, पूरा देखेंगे तो ये है मेडिटेरियन सी। ध्यान रखिएगा, मेडिटेरियन सी। थोड़ा मैप का आपको आइडिया जरूर होना चाहिए। इसका संस्थापक सिकंदर का पिता फिलिप था। उसने अपना आधार मकदूनिया को बनाया और वहीं से अपनी विजय यात्रा आरंभ की। उसने यूनानी नगर राज्यों को भी जीत लिया। इस प्रकार यूनानी सभ्यता क्या हो गई? नष्ट हो गई। यूनानी सभ्यता नष्ट होकर उसके जगह कौन आ गया? मेसोडोनिया की सभ्यता यहाँ पे आ गया। अब आगे चल के जो इसका पुत्र होगा अलेक्जेंडर, देखिए द एम्पायर ऑफ अलेक्जेंडर जो ग्रेट है यहाँ पे, यही देखिए मेसोडोनिया से निकलेगा इधर, और पूरे रौंदते हुए ये जो इतना बड़ा जो क्षेत्र था, देखेंगे हकमनी एम्पायर। एक समय था हकमनी एम्पायर जिसका शासक डेरियस प्रथम, दारा प्रथम हुआ करता था।
पहला आक्रमण उसी के द्वारा किया गया था। भारत की तरफ देखेंगे आप, ठीक है, तो भारत के कुछ क्षेत्रों को भी जीता गया। ईरानी आक्रमण के बाद तब किसका आक्रमण हुआ? यूनानी आक्रमण हुआ। लेकिन यहाँ पे अब डेरियस प्रथम नहीं है, लगभग सिकंदर के समय देखेंगे आप, ठीक है, मतलब तीसरी शताब्दी के आसपास को जो स्थिति आप देखेंगे यहाँ पे, देख पा रहे हैं ना, तीसरी चौथी शताब्दी है यहाँ पे, थोड़ा बहुत टाइम को लेकर आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है। तीसरी चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास ये हकमनी एम्पायर बहुत अधिक कमजोर हो चुका था। सिकंदर आ गया, विश्व विजेता बनने की जो चाह थी, ऐसा माना गया कि उसके गुरु अरस्तु से मिला हुआ था, अरस्तु से काफ़ी कुछ सिकंदर सीखा हुआ था, निकल पड़ा अपने सैनिकों के साथ और पूरे के पूरे हकमनी एम्पायर को मतलब एकदम, समझ रहे हैं ना, मतलब एकदम नष्ट भ्रष्ट कर दिया। इसका शासक जो था वो तो छोड़ के भाग ही गया। अगर आप लोगों ने ठीक अलेक्जेंड्रिया मूवी देखी होगी तो आपको बहुत याद होगा, आएगा सब एकदम रहेगा यहाँ पे, खाएगा पिएगा, उसके सैनिक यहीं रह जाना चाहते हैं। पूरा का पूरा जो इन्वायरमेंट है यहाँ का या जो इकोसिस्टम है अखमनी एम्पायर का, ज़बरदस्त, ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया है। अब यहीं से उनको पता चलता है कि भाई ये क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि देखिए जो ये जो इलाका है ठंडा इलाका है और ये थोड़ा सा गर्म इलाका हो जाता है, बहुत सारे जो ड्राई फ्रूट वगैरह यहाँ पे मिलना शुरू हो जाते हैं, खूब यहाँ पे होता है, बड़ा बड़ा एम्पायर महल बना हुआ है। अब ये लोग बोलता है अखमनी एम्पायर वाला सब ये कुछ भी नहीं है, थोड़ा पूरब की तरफ तो जाओ, थोड़ा है। अगर तुम लोगों ने, ठीक है, हिंद पर्वत को अगर पार कर लिया तो मैंने हिंद मैंने समझ रहे हैं ना, हिंदुकुश की पर्वत को अगर पार कर लिया तो फिर इधर उधर तो जन्नत है। अब सिकंदर की चाह बन गई, यही है सिकंदर, अब वो आ गया हिंदुकुश की पहाड़ियों को पार करते हुए, खैबर दर्रा होते हुए कहाँ आ जाएगा वो, एकदम बिल्कुल ही वही है, ठीक है, पोरस के क्षेत्र में रावी नदी के किनारे वहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। रावी, ठीक है, मेरे ख्याल से रावी अब, ठीक है, शायद ब्यास नदी है, ब्यास नदी के किनारे। तो ये है सिकंदर का। सिकंदर आएगा, लूट पार मचाएगा और वापस क्या हो जाएगा, बैक हो जाएगा। और उसी समय देखेंगे तो जब वापस लौटेगा तो आके उसको बेबीलोन में उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो थोड़ा सा इसे आप देख लीजिए। उसके उत्तराधिकारी सिकंदर ने पूरब की तरफ विस्तार करते हुए पश्चिम एशिया में पतनशील हकमनी साम्राज्य को नष्ट कर दिया। क्योंकि इस समय तक आते आते छठी शताब्दी के आसपास जब डेरियस प्रथम था हकमनी एम्पायर का शासक, खूब बड़ा था। लेकिन यही है ना, शासक देखिए, यही है हिस्ट्री। जैसे शासक कमजोर होगा तो उसकी कमजोरता के लक्षण उसके साम्राज्य में दिखाई देने लगेगा, टूटन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो हकमनी साम्राज्य को नष्ट कर दिया, भारत की ओर बढ़ते हुए उत्तर पश्चिम में ब्यास नदी तक के क्षेत्रों को जीत लिया। तो पोरस का जो एरिया था, रावी नदी नहीं था, ब्यास था, रावी नदी किनारे जो, ठीक है ना, हड़प्पा का जो क्षेत्र था। फिर लौटते हुए लगभग 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के पश्चात उसके साम्राज्य को उसके 3 सेनापतियों में बांट दिया गया। और उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो सेनापति हुआ करता था, आपको पता ही होगा, सेल्यूकस निकेटर। उस सेल्यूकस निकेटर को सीरिया के क्षेत्र को दे दिया गया। अब सीरिया के क्षेत्र को तरफ जो दिया गया, ठीक है, आगे चल के आप देखेंगे तो एक समय हुआ करता था सिकंदर के ही समकालीन में। अब अभी आपको भारतीय साम्राज्य के परिप्रेक्ष्य में आपको मैं, ठीक है, बताऊंगा। एक शासक चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच जो सीमा विवाद को लेकर हमेशा स्थिति मौजूद थी। और ऐसा माना गया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया और उसकी पुत्री जो थी, एक खूबसूरत पुत्री हेलिना ने, मैंने हेलिना को सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य से शादी कर दिया। और उसी सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत था, जो ईरानी राजदूत था, मेगास्थनीज का भारत में आगमन होगा। मेगास्थनीज, अब जो भी होगा चंद्रगुप्त मौर्य का मेगास्थनीज, ठीक है, या तो इसके भाई जी होंगे या तो फिर इसके, ठीक है, ससुर जी होंगे, जो भी होंगे, मेगास्थनीज का यहाँ पे आगमन होगा, जो कि किसका दूत था, सेल्यूकस निकेटर का दूत था। तो अब देखिए यहाँ पे भारतीय साम्राज्य, अब देखिए ये है मौर्य एम्पायर। इसके पहले अगर बात किया जाए यहाँ पे भारत में, तो देखिए यहाँ पे मगध साम्राज्य का जो उदय हुआ था यहाँ पे बिंबिसार के नेतृत्व में। आगे देखेंगे तो उसी मगध साम्राज्य के जो अंतिम जो साम्राज्य होता है नंद वंश, उसका एक काफी एक ब्राह्मण शासक होता है घनानंद। घनानंद, ठीक है, घनानंद का एम्पायर इधर लगभग आ जाता है इधर, ठीक है, मतलब राजस्थान के इधर बिल्कुल इधर हरियाणा के तरफ पहुंचने हो जाता है इसका क्षेत्र। और इसी के समय घनानंद के समय ही सिकंदर का क्या होता है, आक्रमण होता है। सिकंदर का आ गया कहाँ पे, ब्यास नदी के किनारे।
चाहता तो बहुत कुछ था सिकंदर कि पूरे भारत को जीत ले, लेकिन ऐसा माना गया, यहाँ से हाथियों की आवाज़, ठीक है, उस सबको सुनाई दे दी, उसके सैनिकों को। भाई बोला गया कि देखो ये तो कुछ भी नहीं है, जो मगध साम्राज्य का जो शासक है घनानंद, मैंने सही बात है, ठीक है, भौगोलिक की जो इलाका है ये मगध साम्राज्य का जंगलों से घिरा हुआ था, हाथी वगैरह आप पढ़ेंगे, बड़े बड़े हाथी खूब मिलते थे। तो उन हाथियों से जो सिकंदर के सैनिक खौफ खाने लगे। अब उन पे सिकंदर बार बार देखिए हिम्मत भरता है कि भाई उठो एकदम, ठीक है, नौजवान हो, हमें जीतना है। लेकिन अब यहाँ पे विवश हो जाता है, बिना सैनिक का युद्ध नहीं कर सकता है सिकंदर, लौटना शुरू कर देता है। तो उस समय शासक कौन था? घनानंद। अब इसी जो घनानंद वंश जो था यहाँ पे, घनानंद वंश माने घनानंद अंतिम जो शासक था, नंद वंश को पराजित करने वाला, यहीं से देखेंगे हम लोग निकलेगा तक्षशिला। तक्षशिला का जो एक ब्राह्मण जिनका नाम दिया गया भारत के, ठीक है, बहुत ही फेमस नाम, आदरणीय नाम, चंद्रगुप्त, सॉरी, कौटिल्य, 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 विष्णुगुप्त, जितना भी नाम दे दीजिए, नाम इन पे कम पड़ता है। इन्हीं का ही जो शिष्य हुआ चंद्रगुप्त मौर्य, और इन्हीं चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में कौटिल्य ने मतलब एक होता है ना, मतलब एक चतुराईपूर्ण नीति को अपनाते हुए इस घनानंद वंश को, इस नंद वंश को पूरी तरीके से क्या कर दिया? पराजित करवा दिया। ये सब देखिए इंडियन हिस्ट्री में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा प्राचीन भारत में। लेकिन अभी से आप सिकंदर को जान लिए तो आपको उस समय क्लियर हो जाएगा, कहीं दिक्कत ही नहीं होगा। यही खूबी है कोरिलेटिव स्टडी करने का। तो घनानंद को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। और बहुत बड़े क्षेत्र में जो यहाँ पे पूरी तरीके से विस्तार हुआ, वो मौर्यों का विस्तार हुआ। देख पा रहे हैं अशोक के समय का ये एरिया है। अभी तक देखिए हिंदुकुश की पहाड़ियों को छूने वाले 3 ही क्षेत्र हुआ है भारत में, मैंने 3 ही शासक हुए हैं। उनमें एक मौर्यों का है, कुषाणों का है, और तीसरा अकबर का। अकबर का समय ना मुगल काल के समय, बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने बार इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। हिंदुकुश की पहाड़ियों को छूने वाले जो शासक हुए, एक तो ठीक है, मतलब शासक नहीं, साम्राज्य की अगर हम लोग बात करें तो एक मौर्य साम्राज्य, कुषाण में आएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम, कनिष्क का नाम आएगा उसमें, और उसके बाद से मुगलों का नाम आएगा। अब देखिए इस समय भारत में क्या चल रहा था, पूरा देखिए जो उत्तर भारत था इधर कितना डेवलपमेंट हो चुका था। दक्षिण भारत में अगर देखेंगे आप इधर, तो संगम काल इधर चल रहा है। संगम काल माने यहाँ पे महापाषाण कालीन प्रक्रिया की यहाँ पे धीरे धीरे खत्म होती है। सोचिए उत्तर भारत का ये मैदानी इलाका जहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे हड़प्पा काल हुआ, वैदिक आर्यों का आगमन हुआ, इतना गंगा नदी है, इसके अलावा इधर ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा, सिंधु नदी, इतने बड़ी बड़ी नदियों का प्रवाह के क्षेत्र में जो कृषि जो गतिविधियाँ थी यहाँ पे इतनी बड़ी मात्रा में होती थी। और दक्षिण भारत क्या था? कुछ नहीं था। इसीलिए देखेंगे कि जब शुरुआत में जब देखेंगे तो उत्तर भारत का पलड़ा दक्षिण भारत से बहुत यहाँ पे अधिक हो जाता है। अब सोचिए दक्षिण भारत का एरिया भी कितना कम है, और जो भी एरिया है जब आप पढ़ेंगे जियोग्राफी पता चलेगा पूरा पूरा क्या है, पहाड़ी एरिया है। इधर का जो तट कटा फटाई है, बहुत सारी जो इधर गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी है, कावेरी नदी है, इसका अपवाह क्षेत्र है। जितनी उपजाऊ भूमि उत्तर भारत में है उतना उपजाऊ भूमि दक्षिण भारत में है ही नहीं। एक तो लैंड एरिया कम है इनका, लेकिन फिर भी आज देखिए वर्तमान में ये लोग दक्षिण भारत के लोग कितने आगे हैं। उसका एक ही कारण है, वो है यहाँ पे ट्रेड। आज तो खैर कारण बहुत हो गया है, लेकिन देखेंगे धीरे 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 जब यहाँ पे संगम साहित्य का विकास होना शुरू हो जाएगा तो ये लोग श्रीलंका तक को अपने अंडर कंट्रोल में कर लेगा। सब श्रीलंका में जो भी आर्थिक क्रियाकलाप होगा यहाँ के शासक सब अपने यहाँ मंगवाएगा, करवाएगा, और धीरे धीरे व्यापारिक जो प्रक्रिया शुरू होगी मौर्योत्तर काल तक आते आते, ठीक है, सब आप जानेंगे कैसे इनका जो व्यापार होने लगा रोमन साम्राज्य से होने लगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, देखिए हर जगह, ठीक है, धीरे 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 अभी मैं आपको बिल्कुल इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ, आगे चल के सब जोड़ दूंगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो भारत के प्राचीनतम साम्राज्य मगध साम्राज्य था। महापद्म नंद के काल में अपने उत्थान के कारण ये यहाँ पे अपने उत्थान के चरण पर पहुंच गया। यह साम्राज्य लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रहा। कौन सा? मगध साम्राज्य। फिर इस पर मौर्यों ने कब्जा कर लिया, वही नाम आ जाएगा कौटिल्य का, विष्णु, ठीक है, गुप्त का नाम आ जाएगा, और उनका जो शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आ जाएगा। मगध साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ब्यास नदी से पूरब में बंगाल की सीमा और दक्षिण में गोदावरी नदी तक नीचे तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त
मौर्य का समय। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों को विस्थापित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। मौर्य साम्राज्य भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य बना। यह उत्तर पश्चिम हिंदुकुश क्षेत्र से लेकर, माने उत्तर पश्चिम में जो हिंदुकुश की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक, देख पा रहे हैं ना, ये हिंदुकुश की पहाड़ी से लेकर कहाँ तक, ये है सीधे यहाँ पे दक्षिण भारत में। अगर थोड़ा बहुत केरला और तमिलनाडु के इलाकों को छोड़ दिया जाए तो बिल्कुल पूरा ही आ जाएगा। उत्तर में वही हाल है, देखिए इधर नॉर्थ ईस्ट की तरफ नहीं जाएगा, पूरा तक यहाँ पे फैला हुआ था। अब आइए हम लोग बात करते हैं चीन के साम्राज्य को लेके। तो अब शुरू हो गया, यहीं पे था मिंग साम्राज्य, ध्यान रखिएगा चीनी, ठीक है, मिंग डायनेस्टी। आगे चल के देखेंगे 12वीं 13वीं शताब्दी में तो एक और बड़े रूप में आएगा। तो मिंग डायनेस्टी की यहाँ पे शुरुआत हो जाएगी। जैसे आप पढ़ेंगे दक्षिण भारत के इतिहास, उसमें चेर चोल पांड्या आएगा, तो चेर चोल का नामो निशान चेर और पांड्या का नामो निशान मिट जाएगा। इधर होते हैं चेर और इधर होते हैं, ठीक है, पांड्या, इनका नामो निशान मिल जाएगा। लेकिन चोल जो है बार बार आते रहेंगे, और ये जो चोल जब आएंगे लगभग 9वीं 10वीं शताब्दी में आएंगे तो बहुत ही बड़े रूप में आएंगे। तो वैसे मिंग डायनेस्टी भी था। और मिंग डायनेस्टी जो ये वाला है छोटे एरिया में मौजूद है। बाद में मिंग डायनेस्टी पूरा का पूरा जो चाइना का जो पूर्वी इलाका है पूरा यहाँ पे कवर कर लेगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लगभग वही काल में चीन में मिंग साम्राज्य जैसा एक विशाल साम्राज्य यहाँ पे स्थापित हो रहा था। अब यही वो समय है, आपको ध्यान देना पड़ेगा कि एक तरफ अगर देखा जाए तो उधर सिकंदर के वाला जो समय था, सिकंदर के बाद से देखेंगे तो जस्ट वहाँ पे रोमन साम्राज्य का क्या हो जाएगा, आगमन यहाँ पे हो जाएगा। तो कैसे होगा थोड़ा इसको भी हम लोग समझ लेंगे। तो यूरोप में रोमन साम्राज्य, अब हुआ कुछ नहीं है, रोमन शासकों के नेतृत्व में आप देखेंगे इसमें सबसे जो सक्षम जो राजा का नाम आता है, आगे चल के देखेंगे जूलियस सीजर का नाम आएगा। जूलियस सीजर, ऑगस्टस का नाम आएगा, ऑगस्टस का नाम आएगा। ऐसे महान शासकों की बदौलत जो रोम एम्पायर है धीरे धीरे एक्सपेंड करने लगा, बढ़ने लगा। और अब रोम शासकों के द्वारा इधर जो था मेसोडोनिया था, यूनान था, इनके क्षेत्र पे कंट्रोल कर लिया गया और पूरा का पूरा एरिया को क्या कर लिया गया, रोम साम्राज्य के अंतर्गत इसको शामिल कर लिया गया। धीरे धीरे इनका एरिया विस्तार होने लगा। अब देखेंगे तो पूरे यूरोप में ब्रिटेन तक इनका कंट्रोल हो गया, किनका, रोमन साम्राज्य का। और धीरे आगे इधर कार्थेज साम्राज्य में देखेंगे, इधर कार्थेज का जो शासन हुआ करता था दक्षिण, देख रहे हैं ना, ये मतलब दक्षिणी जो मेडिटेरियन सी में है, मेडिटेरियन सी के दक्षिण में। और यह है अफ्रीका, कौन सा महाद्वीप है, अफ्रीका। यही है पूरा सहारा डेजर्ट जिसको बोला गया है, सहारा मरुस्थल। मैप देखिए, थोड़ा बहुत ध्यान रखिए, सारा चीज़ आपको क्लियर मैं कर दूंगा। अफ्रीका का क्षेत्र, तो यह है कार्थेज का जो एम्पायर था। इस कार्थेज के एम्पायर को रोमन साम्राज्य के शासकों के द्वारा जीत ले गया। अब जीतने के बाद इतना बड़ा एम्पायर खड़ा हो गया रोमन एम्पायर का कि अभी तक देखिए ऐसा माना जाता है कि खैर सबसे बड़ा तो एम्पायर जो पूरे विश्व में हुआ वो था मंगोलों का। उसके बाद आप देखेंगे तो इन रोमन साम्राज्य का, देखिए आपको देख के डर लगेगा। देखिए रोमन एम्पायर एट इट्स हाइट, सबसे पीक चोटी पे जब होता है, पूरा का पूरा जो एरिया है देखिए एकदम यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये ब्रिटेन तक ये जो एरिया है, ठीक है, पूरा है रोमन साम्राज्य का एरिया है। देखिए कितने बड़े, तीन महाद्वीपों में फैला हुआ एक बहुत बड़ा साम्राज्य। अब सोचिए इतने बड़े साम्राज्य को अगर कोई सक्षम शासक नहीं रहे तो क्या चला पाएगा। तो सोचिए आप, कभी नहीं, ऐसा हो ही नहीं पाएगा। शासक जैसे कमज़ोर होगा तो धीरे धीरे उसकी पकड़ भी अपने क्षेत्र में कमज़ोर होगी और उसका क्षेत्र टूटने लगेगा। और यही होगा लगभग आप देखेंगे तो दूसरी तीसरी शताब्दी से आसपास से ये जो रोमन एम्पायर है धीरे धीरे टूटने लगता है। और चौथी शताब्दी तक आते आते, चौथी शताब्दी के उत्तरार्ध में, लास्ट में आते आते ये टूट ही जाता है। तो टूटने के बाद कुछ ऐसा बन जाता है, सॉरी, अभी देखिए ये तो पूरा रोमन एम्पायर है। ये रोमन एम्पायर में देखिए उसमें जो भी नाम हुआ करता था ना, देख रहे हैं ना, ब्लैक लाइन, ये सब रोमन एम्पायर का नाम है। तो इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पे मोरिटानिया है, यही है मोरक्को है, समझ रहे हैं ना। इधर पुर्तगाल हो जाएगा, स्पेन हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, मैंने स्पेन नहीं है पूरी तरीके से, यहाँ फ्रांस भी है, ध्यान रखिएगा, इधर सब मिला हुआ है। इटली देखिए, इटालिया पहले बोलते थे, मेडिटेरेनियम मेयर इसको बोलते थे, तो सब नाम है। ये जर्मेनिया का जो इलाका है सब यहाँ पे पूरा पूरा रोमन साम्राज्य का अंतर्गत था। लेकिन वही मैंने बताया कि रुकेगा नहीं,
तो पहले क्या किया, तो रोमन साम्राज्य के शासकों ने, ठीक है, मिलाना शुरू कर दिया। इसीलिए कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पे कि यूनान की सभ्यता जहाँ पे बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा नहीं हुआ था, खासकर मैसेडोनिया वाला जो क्षेत्र था, तो यूनान की सभ्यता वाले क्षेत्र से पश्चिम हटकर रोमन सभ्यता का यहाँ पे विकास हुआ था। देखिए पश्चिम है कि नहीं है, ये हो जाएगा इधर यूनानी सभ्यता, इसके जस्ट पश्चिम में क्या हो जाएगा, इटली में, रोम में रोमन सभ्यता का विकास होगा। अगर यूनानी लोगों की दृष्टि अधिक बौद्धिक थी तो रोमन लोगों की दृष्टि अधिक यहाँ पे व्यवहारिक थी। उस समय देखेंगे दोनों ही बड़ा यहाँ पे शानदार काम कर रहा होता है, लेकिन चूंकि व्यवहारिक किसकी अधिक थी, और रोमन साम्राज्य वालों की। और आपका पता है एक है थ्योरेटिकल और ये दूसरा क्या है, और प्रैक्टिकल। तो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल में जब भी बात किया जाता है, थ्योरी और प्रैक्टिकल में जब भी बात किया जाएगा तो आंकड़ा किसका भारी रहेगा, प्रैक्टिकल वालों का। तो रोमन लोग काफ़ी क्या थे, प्रैक्टिकल थे, व्यवहारिक थे। कर लिया कंट्रोल किस पे, तो थ्योरी में कंट्रोल कर लिया। इसीलिए यूनान की सभ्यता समाज की अवस्था तक पहुंच नहीं पाई थी, परंतु रोम की सभ्यता साम्राज्य की अवस्था तक पहुंच पाई थी। अब यही कारण है, इतना बड़ा एरिया बन गया तो साम्राज्य नहीं बनेगा, बहुत बड़ा बन गया। मध्य यूरोप एवं पूर्वी यूरोप का क्षेत्र रोमन साम्राज्य के अंतर्गत संगठित होगा। यह वही समय था जब उत्तरी अफ्रीका में कार्थेज का साम्राज्य स्थापित था। जस्ट देखिए मेडिटेरियन सी के, ठीक है, दक्षिण में रोमन साम्राज्य से इसकी निरंतर प्रतिस्पर्धा होती रही और अंत में लगभग 140 ईसा पूर्व में रोमन साम्राज्य ने कार्थेज साम्राज्य को जीत लिया। इस प्रकार रोमन साम्राज्य का आकार विशाल हो गया। आगे जूलियस सीजर जैसे सैनिक कमांडर के अंतर्गत रोमन साम्राज्य का प्रसार होता रहा। पहले यह गणतंत्र के रूप में स्थापित है, परंतु आगे गणतंत्र को समाप्त करके राजतंत्र की स्थापना कर दी गई। तो जूलियस सीजर के पहले क्या था, गणतंत्र था। मैंने बताया था आपको शुरू में कि जो यूनानी सभ्यता थी, शुरू में देखेंगे सुकरात के समय से देखेंगे तो गणतंत्र का बड़ा जबरदस्त वहाँ क्रेज था। लेकिन रोमन साम्राज्य में भी जब आया ये तो गणतंत्र वहाँ चला, लेकिन लंबे समय तक नहीं चला। जूलियस सीजर के बाद, बहुत ही फेमस शासक का ध्यान रखेगा, जूलियस सीजर, उसके बाद से इस रिपब्लिक व्यवस्था को करके पूरी तरीके से मोनोपोली, एक मोनार्ची सिस्टम में क्या कर दिया गया, ला दिया गया, राजतंत्र की स्थापना कर दी गई। अर्थात अब राजा का बेटा राजा होगा, ठीक है, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा वो नहीं, राजा का बेटा राजा बनेगा। अब देखिए अब रोमन साम्राज्य का क्या होगा, विभाजन हो गया 395 ईस्वी में, लगभग चौथी शताब्दी मान लीजिए, चौथी शताब्दी के उत्तरार्ध में आते आते रोमन साम्राज्य का विभाजन हो गया। आप देख पा रहे हैं ये भाई साहब है पूर्वी रोमन साम्राज्य, ईस्टर्न रोमन साम्राज्य, और ये भाई साहब है, ठीक है, वेस्टर्न रोमन साम्राज्य, वेस्टर्न रोमन साम्राज्य। अब जो पूर्वी रोमन साम्राज्य है, आप ध्यान रखिएगा, इसको कौन नाम दिया गया, बाइजेंटाइन एम्पायर दिया गया, ठीक है, बीजेंटाइन भी बोलते हैं। और इसकी राजधानी बनी कस्तुनतुनिया, यही है कस्तुनतुनिया, कंस्टेंटिनोपल इसको इंग्लिश में बोला जाता है। वर्तमान में कस्तुनतुनिया को आप इस्तांबुल समझिए, इस्तांबुल का इलाका यही है। और वेस्टर्न रोमन एम्पायर की जो राजधानी बनी ये था रोम, ध्यान रखिएगा रोम। लेकिन देखेंगे अभी कि ये वेस्टर्न रोमन साम्राज्य भी टिक नहीं पाएगा और आगे चल के इसका भी क्या हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा, इसका विभाजन हो जाएगा। अब पश्चिमी रोमन साम्राज्य से क्या बन जाएगा, तो ये पवित्र रोमन साम्राज्य बन जाएगा, पवित्र रोमन साम्राज्य। पहले इसको देख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग उसको देख लेंगे। आगे चलकर विशाल आकार के कारण रोमन साम्राज्य दो भागों में बट गया, पश्चिमी रोमन साम्राज्य और पूर्वी रोमन साम्राज्य। पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी रोम, पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया। पूर्वी रोमन साम्राज्य पर यूनानी संस्कृति का देखिए अधिक प्रभाव था। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ पे यूनान की जो सभ्यता थी, यूनान की जो संस्कृति थी, सबसे अधिक वहाँ पे प्रचलित थी। पश्चिम रोमन साम्राज्य अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा, उत्तर से इस पर निरंतर आक्रमण होने लगा। अब उत्तर से देखिए जो आक्रमण हो रहा है, यही क्षेत्रों में देख रहे हैं ना, ये जो जर्मनी का जो एरिया है, जर्मन में यहाँ पे बहुत एक फेमस, ठीक है, जाति हुआ करती थी, फ्रैंको जाति, फ्रैंको जनजाति, आप इसे समझ सकते हैं, फ्रैंको जनजाति। इसके साथ साथ जो जर्मनी वाला जो एरिया है, देखिए बहुत ही यहाँ पे कबीलाई समाज था, ट्राइब वाला एरिया था। और ट्राइब वाला एरिया पता ही आपको, मार धाड़ करने में कितने आगे रहते हैं। उस समय तीर धनुष कमान, समझ रहे हैं ना, तीर बाढ़ जो भी है यहाँ पे उनकी हथियार थी। बार बार ये जो पश्चिमी रोमन साम्राज्य पे अटैक करने लगे। पूरा विश्व को आप पढ़ेंगे तो देखिए
बहुत ही आपको आक्रामक नज़र आएंगे। और यही कारण तो है कि आगे हिटलर भी आएगा या फिर आगे बिस्मार्क भी आएगा, जर्मनी का भी। माने ये लोग इतना लड़ाकू होता है कि मन सबका मन ही नहीं मानता है लड़ने से। उसी तरीके से इनका जो दूसरा छोटा भाई है, एशिया का, ठीक है, हीरो बोला जा गया उस समय। एशिया का समझ रहे हैं ना, मतलब छोटा सा हीरो बोला गया, जापान। जापान आज जो वर्तमान में जैसे दिख रहा है, आप वैसे बिल्कुल देखने की भूल मत कीजिएगा। जापान की हिस्ट्री बहुत ही खतरनाक है। जापान में उस समय समुराई परंपरा थी। समुराई माने क्या होता है? योद्धा। तो जापान के लोग भी बहुत ही मतलब एग्रेसिव मोड में हमेशा रहते थे। दुनिया में जर्मनी और जापानियों का दो ऐसे नाम है जिनका इतिहास बताता है कि लोग लड़ाई वाले हमेशा एग्रेसिव मोड में रहते थे। जापान को तो पता ही होगा आपको कि मंचूरिया के क्षेत्र को जीत लिया गया, रूस तक को हरा दिया गया। मैंने एक बहुत बड़ा जो दैत्य है रूस को, एक एशियाई बौने ने पटखनी दे दी, अर्थात जापान ने पटखनी दे दी। रूस तक को हरा दिया, एक जियांट जो है रूस, उसको हरा दिया जापान ने। चाइना को तो मतलब पूछिए मत। चाइना मतलब मरते दम तक जापान को नहीं भूल सकता है। जापान ने चाइना के साथ जो किया है, पूरा का पूरा वहाँ पे अपनी सेना को रखना, और खासकर वहाँ की महिलाओं को जितना सेना के द्वारा शोषण हुआ है। उसी तरीके से आप बात करेंगे दक्षिण, जो अभी पूर्वी एशिया जिसको बोला गया, यहाँ आके जापानियों के द्वारा जो उत्पात मचाया गया है, जितना शोषण किया गया है, सोचिए भारत तक, अंडमान निकोबार तक जापानी आ गए थे द्वितीय विश्व युद्ध में। अगर भारत में आ जाते तो क्या हो जाता, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बहुत समस्या है। देखिए, इसीलिए एक समय था, जापान जब औद्योगिकरण जब करता है पूरे एशिया में, अकेला ही एक ऐसा जापान होता है जो पश्चिम देशों को टक्कर दे रहा होता था। तो भारत के लोग या फिर जो भी एशियाई लोग जापान को, ठीक है, प्रतिष्ठा की नज़र से देखते हैं। लेकिन अब जापान का कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया आगे चल के। जापान को लगा कि भाई हमें पश्चिमी एशियाई देशों के साथ बराबरी का भाव अपनाना है, और हमें एशियाई देशों के साथ श्रेष्ठता का भाव अपनाना है। और यही जो श्रेष्ठता था जापान की, इतना अधिक वो श्रेष्ठ होने की चाह में अपना पूरा का पूरा जो होता है ना, इज्जत प्रतिष्ठा बोलते हैं हम लोग सिंपल भाषा में, वो एशियाई देशों के साथ खो दिया। इसीलिए जब उस पर द्वितीय विश्व युद्ध में जब परमाणु बम गिराया गया जापान में, यकीन मानेंगे आप लोग, कोई भी देश जापान में सिंपैथी नहीं दिखाया। कोई भी देश जापान में सिंपैथी नहीं दिखाया। तो कुछ ना कुछ देशों का ऐसा इतिहास है, ठीक है, आपको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी जाके आप वर्तमान चीज़ों को आप समझ पाएंगे। यही था। तो देखिए 475 ईसा पूर्व में पश्चिमी रोमन साम्राज्य का विघटन हो गया। थोड़ा बहुत देखिए, ठीक है, 476 ईसा पूर्व में, सॉरी ये बीसी नहीं होगा, ठीक है, पश्चिमी रोमन साम्राज्य का क्या हो गया? विघटन हो गया। तो 400 बीसी नहीं होगा, यहाँ पे एडी लगा लीजिएगा, एडी, ठीक है, एनो डोमिनी जिसको बोला गया ना, ईस्वी लगा लीजिएगा। इसके पश्चात वह व्यवस्था कायम हुई यूरोप में जिसे सामंतवाद के नाम से जाना गया, परंतु रोमन साम्राज्य लगभग आगे 1000 वर्षों तक चलता रहा। तो लगभग चौथी 5वीं शताब्दी तक आते आते रोमन साम्राज्य का विघटन हो गया, पूर्वी रोमन साम्राज्य और पश्चिमी रोमन साम्राज्य। अब इसी रोमन साम्राज्य में जो सामंतवादी जो प्रक्रिया है, सामंतवादी जो व्यवस्था है, यहाँ पे विकसित होने लगी। अब इस सामंतवादी व्यवस्था को थोड़ा सा आप यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। काफ़ी ही अंतर है दोनों में। देखिए, अभी जो भारत का जो सामंतवाद है और यूरोप का जो सामंतवाद है, दोनों में काफ़ी कंट्रोवर्सी है। और भारत में तो कितने इतिहासकारों के द्वारा यह एकदम बिल्कुल ही मतलब किनारा कर दिया है कि भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन फिर भी अधिकतर इतिहासकारों के द्वारा ये माना गया है। तो इससे आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब बात करते हैं हम लोग यूरोप में कृषि व्यवस्था। यहाँ का जो कृषि व्यवस्था का जो कंसेप्ट है, अब ध्यान रखिएगा, यूरोप में जो कृषि अर्थव्यवस्था का जो कंसेप्ट है, अब ये कृषि अर्थव्यवस्था आ गया तो ये कृषि करता कौन था? करने वाला कोई ना कोई यहाँ पे होगा ही होगा। और आपको यहाँ पे जान को बड़ा आश्चर्य होगा कि यहाँ पे जो कृषि अर्थव्यवस्था का जो एकदम रीढ़ था, वो कौन लोग थे? दास थे यहाँ पे। इसीलिए कहा जा रहा है यहाँ पे कि यूनान और रोम के अंतर्गत दासों पर आधारित कृषि अर्थव्यवस्था कायम की गई थी। अर्थात बिल्कुल ही यहाँ पे दासत्व की जो अवधारणा थी बहुत मजबूत थी। अर्थात बड़े बड़े भूखंडों पर सैकड़ों हजारों यहाँ पे किसानों को लगा दिया जाता था और उनसे ज़बरदस्ती कृषि करवाया जाता था। और इसी पद्धति को क्या बोला गया? लैटफुंडिया। काफ़ी कॉमन नाम है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट नाम है।
लैटफुंडिया, इसको बोलते हैं दास कृषि। वस्तुतः यूनानी और रोमन साम्राज्य दो भागों में विभाजित था, कुलीन एवं दास। एक था बहुत अमीर वर्ग कुलीन और नीचे कौन थे, दास लोग। इन्हीं कुलीनों की जो भी यहाँ पे इनके पास जो बहुत बड़ी जो भूमि होती थी, इन भूमियों में ये लोग क्या करते थे, दासों से कृषि करवाते थे। कुलीनों को पेट्रिशियन कहा जाता था, ध्यान रखिएगा, पेट्रिशियन। एक तरफ दास श्रम करते थे, वहीं कुलीन ऐशो आराम की जिंदगी कर जीते थे। हाँ भाई, एकदम आ रहा है भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है, श्रम कोई और कर रहा है, हमें उसका जब मुनाफा मिल ही रहा है, पूरा का पूरा जो उसका उपज मिल ही रहा है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। अर्थात अब जो भी लोग था यहाँ पे, देखिए सब एकदम जेंटलमैन सब होके रहता था, ऐशो आराम की ज़िंदगी जीता था। अब सोचिए यूरोप की जो जलवायु है, भारत के जलवायु से काफ़ी ही अंतर है। यूरोप में अगर दास वहाँ मौजूद हैं, तो अगर वो भले कृषि कार्य में लगे हुए हैं, ठंड के समय में उनका हालत ख़राब हो जाएगा। भारत का किसान, ठीक है, माने यूरोपीय इतिहासकारों के द्वारा बोला गया कि 12 महीने में 9 महीने भारत का किसान माने ऐसे ही नंगा रह सकता है, माने थोड़ा बहुत कपड़ा पहन के रह सकता है। 3 महीने ही उसको कपड़े में खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यूरोप में ऐसा नहीं है, वहाँ पे ग्लव्स वगैरह जितना भी चीज़ है, ठंड के मौसम का जब तक आप लगा के कोई नहीं रहेगा, तो इतना आसान वहाँ पे नहीं होगा। लेकिन वही था, दासों के साथ तो होता था, बहुत अधिक फैसिलिटी नहीं दी जाती थी, बहुत अधिक दास मारे भी जाते थे। इसमें ही बहुत सारी जो सीरीज़ें बन चुका है। तो वहीं इधर जो कुलीन लोग हैं, देखिए आराम से ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते थे, अर्थात अपने को वे बौद्धिक कार्यों में लगाते थे, सोचते थे, समझते थे, करते थे। और यहीं से जो ओलंपिक का कॉन्सेप्ट है, ये कोई और से नहीं, कहीं और से नहीं निकला, ये बिल्कुल है जो निकला यहाँ पे इसी अ, यूरोपीय देशों से निकला। इसीलिए ओलंपिक खेल की शुरुआत वहीं हुई। अगर हम भारत के संदर्भ में दास व्यवस्था की बात करते हैं, तो भारत में देखिए ऐसा नहीं था कि दास प्रथा नहीं था। यही कारण है कि जब आगे मेगास्थनीज आएगा तो वो क्या बोलेगा कि भारत में दास व्यवस्था नहीं था। ये वही मेगास्थनीज है जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत है, और किसके दरबार में आएगा, तो मैंने ऊपर बताया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आएगा। तो भारत में भी दास व्यवस्था मौजूद थी, लेकिन भारत में दासों को घरेलू कामों में लगाया जाता था, ना कि भाई उनको कोड़े मार मार के कृषि कार्य करवाया जाता था। तो दोनों में ठीक है, मेगास्थनीज का जो देखने का जो नज़रिया था, वो यूरोप के चश्मे से देख रहा था। तो ऐसा नहीं था कि भारत में दास व्यवस्था मौजूद क्या थी, नहीं थी। मेगास्थनीज भारत के जातियों को, ठीक है, मैंने बोलता है कि 7 जाति के लोग यहाँ पे भारत में, ठीक है, मौजूद है। 7 अलग अलग चीज़ों को करने वाले लोग यहाँ पे मौजूद है। खैर ये तो हम लोग एंशियंट हिस्ट्री में से कर लेंगे, लेकिन नाम से अब अभी आप परिचित रहेंगे, तो आप जब एंशियंट हिस्ट्री की पढ़ाई करेंगे, तो आपका बेहतर और कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज रहने देते हैं, लेक्चर की लंबाई काफ़ी अधिक होते जा रही है। कल 2 चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे, व्यापार वाणिज्य, ठीक है, व्यापार नगर जो भी इम्पोर्टेंट सिटी है, और उसके बाद उसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लास्ट में आ रहा है कि जो धर्म है। अब उसमें आप जानेंगे कि पूरा पूरा, ठीक है, जरतुस धर्म मैंने शुरू में बताया था आप लोगों को, क्या बोलते हैं कि जो पारसी धर्म है, यहूदी धर्म है, उसके बाद से अ, ईसाई धर्म का यहाँ पे डेवलपमेंट मिल जाएगा। इस प्रकार से रोमन साम्राज्य और यूनान के क्षेत्रों में एक बहुदेववाद की जो परंपरा थी, वो आपको दिखाई देगा। फिर यहूदी में किस प्रकार से एकेश्वरवाद की, ठीक है, परंपरा आई। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है, डेली डेली देखा कीजिए, कहीं से कोई समस्या आपको नहीं आएगी। और आंसर राइटिंग के लिए आपको परेशान नहीं होना, देखिए, ठीक है, अभी तो चूँकि बहुत बेसिक चीज़ें हैं, तो अभी आप इसको कोशिश कीजिए कि भाई नोट्स बनाते चले, साथ में अपना नोट्स बनाएंगे तो बेहतर होगा। और अभी से बुक की आप लोग डिमांड नहीं करें, क्योंकि देखिए जितना मैं क्लास में करा रहा हूँ, मैं एकदम श्योर हूँ, ठीक है, अगर आप इतनी चीज़ों को कर लेते हैं, समझ के कर लेते हैं, तो आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि बुक में बातों को लिख दिया जाता है, इतना आपको समझाया हुआ नहीं जाएगा। कोई भी बुक में जो है, ठीक है, जो लिखने का दृष्टिकोण है, समझाने का जो दृष्टिकोण है, बुक में एक सीमित होती है, उतना पढ़ भी नहीं पाएंगे। लेक्चर आप देख लेंगे, सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे जोड़ दूंगा, एंशिएंट को, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री से, वर्ल्ड को एंशिएंट से, या फिर सारे के सारे हिस्ट्री को, मैंने अमेरिका को भारत से, भारत को ब्रिटेन से, ब्रिटेन को अफ्रीका से, जब ऐसे चीज़ों को जब जोड़ देंगे, तभी आपका हिस्ट्री यहाँ पे क्लियर हो पाएगा। और उसके साथ साथ वर्तमान में जो भी घटनाएं घटित हो रही है, उसे भी आप समझ पाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को, ठीक है, समझ में आ रहा होगा मेरी कही हुई बात। नहीं आ रहा होगा तो अब, ठीक है, पिछले सालों का जब प्रश्न है, 10 12 15 साल का, चाहे यूपीएससी का, चाहे किसी भी स्टेट पीसीएस को उठा कर देख लीजिए,
आपको समझ में आएगा। अब वो ज़माना गया जब डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता था। अब हमेशा ही कोरिलेटिव इनडायरेक्ट रूप में प्रश्नों को पूछा जा सकता है, माने पूछा जाता है। नहीं समझेंगे तो फिर फेल कर जाएँगे आप। चलिए फ्रेंड्स, ठीक है। कल मिलते हैं हम लोग चौथे नंबर लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर करते रहें एंड जय हिंद।